तो बड़ा सख्त होता था। सुबह 4 बजे वो उठा देते थे मुझे। ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि जो मुझसे छूटा है वो शायद मेरा चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, बचपना। मियाँ तानसेन जी के 4 बेटे हुए और 1 बेटी थी। तो उसमें सूरत सेन, बिलास खां साहब, शरद जी, एक तरंग सेन थे और एक बेटी थी सरस्वती। ऐसा सुना है कि बिलास खां जी से हमारी ब्रीड चली आ रही है। तो उसमें मेहदी हसन साहब 16वीं पीढ़ी हैं और मैं उसकी 17वीं। तो मैंने इसको पढ़ा है तकरीबन 2 घंटे पहले। फिर इसको मैंने जिया, अपने आप पे उतारा कि तुमने जीने की जो दुआ दी है, कौन से जुर्म की सजा दी है। तो जब रोशनी मिलती है ना उस्ताद से, तो गुरु से तो रोशनी मिलेगी जी। गुरु लफ्ज गु का मतलब अंधेरा है, अंधेरे को दूर करने वाला गुरु है। मोहब्बत की संगीत एक ऐसी कला है जिसमें संयमित सुर न केवल आवाज को तराशते हैं बल्कि जीवन को भी संयमित करते हैं। इसे सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव करना जितना सरल लगता है, उतना ही कठिन इसे जीवन में उतारना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस कठिन कार्य को न केवल कर दिखाया है बल्कि अपनी साधना से उस मकाम को हासिल किया जिसे हासिल करने की हसरत दुनिया के हर इंसान में होती है। शब्द सांची के गेस्ट शो में आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। नाम है जनाब डॉक्टर रोशन भारती जी। सेनिया घराने की 17वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी और उस्ताद जमाल खान जी के पोते डॉक्टर रोशन भारती। आपने न केवल भारत में बल्कि कनाडा, अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेनिया घराने के संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आप गजल गायक के साथ उत्कृष्ट शिक्षक, कलाकार, संगीतकार और विद्वान हैं। और ये परिचय तो देखिए दुनिया जानती ही है। हम बघेलखंड के लोगों के लिए यह गर्व करने की बात है कि डॉक्टर रोशन भारती संगीत सम्राट तानसेन जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज हैं। और आप सबको यह पता ही होगा कि अकबर के दरबार में जाने के पहले तानसेन जी रीवा महाराज रामचंद्र जी के दरबार में हुआ करते थे। और यहीं से जब उनकी प्रसिद्धि अकबर के दरबार में पहुंची, तब उसने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोशन भारती जी। और शुरुआत हम चाहेंगे कि आप गान तान से करें, कुछ गजल, कुछ गुनगुनाएं। पहले तो मैं शब्द साची का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे ये मौका दिया है, क्योंकि मेरी सरजमी है ये रीवा हमारे बुजुर्गों की। तो यहाँ आना ही मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। और फिर आप जैसे गुणी लोगों से जुड़ना, उनके सोहबत में रहना, ये भी एक एजाज़ की बात है, इज़्ज़त की बात है। और जैसे आपने मुझसे कहा है, तो मैं अपनी गज़ल से शुरुआत करता हूँ आज की इस महफिल की। आज सुबह मैंने ये गज़ल नईम नजमी साहब की, इसका एक मुखड़ा और एक शेर मैंने कोशिश की सुरों में बांधने की। तो राग जोग और तिलंग में मैंने इसको बांधा। तो आज सबसे पहले रीवा में मैं ये इसकी ओपनिंग कर रहा हूँ। तुमने जीने की जो दुआ दी है, तुमने जीने की जो दुआ दी है, कौन से जुर्म की सजा दी है, तुमने जीने की जो दुआ दी है, कौन से जुर्म की
सजा दी दुश्मनी के भड़कते शोलों को दुश्मनी दुश्मनी के भड़कते दुश्मनी के दुश्मनी के भड़कते शोलों दोस्तों ने भी कुछ खबर दी है। दोस्तों ने भी कुछ खबर दी है। कौन से जुर्म की सजा वाह वाह, बस यही बात निकलती है मुंह से कि वाह उस्ताद वाह। मेहरबानी। मैं आज शब्द साची में बैठा हूँ, स्टूडियो में नहीं कहूँगा क्योंकि तो जिंदा जगह है। जिंदा जगह में जिंदा दिल लोगों के सामने हूँ। विभू सूरी जी हैं, अभिषेक हैं, तो इन लोगों की मोहब्बत है। मैं शब्द साची में बैठा हूँ और आज बात करेंगे आपके साथ, आपके बारे में जानेंगे, कुछ आप मेरे बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि हम बात डॉक्टर रोशन भारती की करें तो उसने क्या खोया यह मकाम हासिल करने के लिए? देखिए, बात में तो वजन है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि जो मुझसे छूटा है वो शायद मेरा चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, बचपना। वो जिम्मेदारी कम उम्र में ओढ़ ली थी मैंने, तो मेरा ख्याल है कि बचपना मैं पूरे उस ढंग से नहीं जी पाया जैसा कि मेरे और दो भाई हैं उन्होंने जिया है। बचपने के अलावा मतलब आपको ये लगता है कि बचपने में आप चूंकि रियाज करने बैठ जाते रहे होंगे, खेल कूद के लिए अवसर कम मिलते रहे? खेला भी बहुत मैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जान के हैरानी होगी कि मैं बास्केटबॉल नेशनल खेला हूँ। अच्छा वाह। वॉलीबॉल स्टेट खेला हूँ, टीटी स्टेट खेला हूँ, और अभी भी खेलता हूँ, शौक है। तो बस ये है कि 5 वर्ष की उम्र से वालिद साहब, मेरे उस्ताद यासिन खान साहब से मेरा, हमारे यहाँ रस्म होती कंडाबंदी की, तो वो 5 वर्ष की उम्र में हुआ। मुझे नहीं मालूम था ये क्या हो रहा है, कितना वजन डाला जा रहा है। बाद में जब 8-9 बरस का हुआ तो तालीम मेरी शुरू हुई, वही ध्रुपद, धमार, ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल भी वैसे सीखा है जो अति विलंबित जिसे कहते हैं जी, 48 में गाना। तो 48 में गाना इसलिए उन्होंने मुझे सिखाया कि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि आप यू विल गैदर योर मटीरियल, जितना जेब में ठूस सकते हो उतना ठूस हो। वो 48 मात्रा में, एक ताल में, अति विलंबित में गाना। तो उसमें लगता था कि अभी तो बहुत देर है समाने में, तो तब तक कुछ खोजना है, कुछ खोज रहे हैं। तो वो खोजने का सिलसिला ऐसा हुआ कि फिर वो मैं अपडेट होता रहा, तो वो अच्छा था।
बात करें यदि म्यूजिकल जर्नी की आपके, जी। थोड़ा सा बताइए कैसे स्टार्ट किया, जैसे मैंने कैसे आपको कैसे बताया रियाज कि किया? 5 बरस की उम्र में हुआ शागिर्दी डैडी से, और वही बड़ा ख्याल छोटा ख्याल सीखा, ठुमरी वगैरह। तो बड़ा सख्त होता था, सुबह 4 बजे वो उठा देते थे मुझे। तो जहाँ मेरे डैडी काम करते थे डीसीएम में, कोटा में, वहाँ हमारा एक स्टेडियम था जिसमें 400 मीटर का एक वो राउंड होता था। तो हमारी ड्यूटी थी साहब उसके 20 राउंड मारने पहले, बगैर रुके, और फिर उसके बाद घर आना है। तब तक डैडी तानपुरा मिला देते थे और बस तानपुरा छेड़ना है, बस साउंड सुनना उसका, अच्छा केवल सुनना सिर्फ साउंड सुनना है, है? जी गाना नहीं सिखाया। जी। फिर सबसे पहले उन्होंने मुझे 3 ताल तबले पे बजाना सिखाया। सबसे पहले तबला बजाना सिखाया, फिर एक ताला, फिर रूपक, धमार, आड़ा चौताला, तिलवाड़ा, दीपचंदी, रूपक, ये कैरवा दादरा, सारे भेद बताए। और फिर उसके बाद वोकल की ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई। और वोकल की ट्रेनिंग वही, सिर्फ सा लगाना है। फिर पहली चीज जो सिखाई थी डैडी ने, वो राग मालकोस में मुझे कुछ सिखाया था। तो 6 महीने तक वही। तो एक दिन ऑफिस से आए वो, तो मैंने कहा डैडी आज कुछ, डरता था मैं आज भी डरता हूँ। मैंने कहा डैडी कुछ और, तो जवाब में थप्पड़ मिला। मैंने कहा क्यों, मैं रोने लगा, मम्मा नाराज हुए। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी विभू भैया के, एक सधे से सब सधे। वो बाद में समझ में आया कि सागा मधनिसा तो चंद्रकोश में भी है, सागा मधनिसा तो रागेश्वरी में, बागेश्वरी में, और न जाने कितने रागों में। तो वहां से समझ में आया कि एक सधे से सब सधे, और उस सागा मधनिसा में कितना देर आप खेल सकते हो, वो आपके अंदर मादा, वो मटेरियल इकट्ठा करने की आदत पड़ जाती है। तो फिर जैसे मैंने उसको फिर बाद में जब कुछ बड़ा हुआ मैं, तो कहने लगे किस में जाना है। तब तक हमने खान साहब मेहदी हसन साहब की कुछ चीज़ें सुन ली थी। बाद में फिर पता लगा कि खान साहब मेहदी हसन साहब मेरे डैडी के कज़न ब्रदर हैं। तो मैंने कहा गज़ल गानी है। तो फिर उर्दू की भी ट्रेनिंग हुई। उर्दू की ट्रेनिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जगजीत सिंह साहब मेरे दादाजी के शागिर्द थे, उस्ताद जमाल खान साहब के। जी। तो मैं सैनिया घराने से मेरा वाबस्तगी है, जो मियाँ तानसेन थे, और वो यहीं रीवा दरबार में रहे। जी। उनका नाम था राजा रामचंद्र सिंह जी। बाद में जब उनकी ख्याति पहुंची है वहाँ आगरा, तो अकबर साहब ने कहा कि ये मुझे दो, तो शायद मना कर दिया था या फिर ऐसा कुछ। हाँ, फिर वो कहानी काफी सुनी है। जद्दोजहद के बाद। जद्दोजहद के बाद जी। फिर मियाँ तानसेन जी के 4 बेटे हुए और 1 बेटी थी। तो उसमें सूरत सेन बिलास खां साहब, शरद जी, एक तरंग सेन थे, और एक बेटी थी सरस्वती जी। और उनकी वाइफ थी हुसैनी। ऐसा सुना है कि बिलास खां जी से हमारी ब्रीड चली आ रही है। तो उसमें मेहदी हसन साहब 16वीं पीढ़ी हैं और मैं उसकी 17वीं पीढ़ी हूँ। मेरे डैडी और मेहदी हसन साहब 16वीं पीढ़ी हो गए। जी। तो जगजीत सिंह साहब के पास एक दिन मैं बैठा हुआ था बॉम्बे में, सुदर्शन फाकिर साहब बैठे हुए थे। मेरा एक एलपी चलता था उस जमाने में, जी जी जी। एचएमवी का। तो उन्होंने एचएमवी से मेरे को साइन करवाया था। अच्छा। कि इसका एक 8 गजलों का एलपी निकलना है। जी। तो उसकी तैयारी चल रही थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सुदर्शन फाकिर साहब कुछ पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा मुझे दो। बोले बेटा पढ़ना जरा ये। तो उर्दू में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अंकल मुझे उर्दू नहीं आती। मेरी उम्र थी 10 बरस के आसपास। तो बोले वापस जाइए आप कोटा। डैडी को फ़ोन किया कि इसको उर्दू सिखाओ। फिर उर्दू सीखी, पर्शियन सीखी, और लफ्ज़ों को कैसे कहना है, क्योंकि गज़ल तो कहन है ना। हाँ, और अदायगी तो जरूरी। उसमें डाका तो नहीं डाला ही बोलना पड़ेगा, डाका तो नहीं डाला नहीं कह सकते। हाँ। वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो उर्दू सीखी, और कहन कैसे लफ्ज़ का, वोवेल्स के क्या करैक्टर है, कहाँ आकार है, कहाँ ई है, कहाँ ओ है, कहाँ ऊ है, ये साफ आना चाहिए। ये भी, इसकी भी ट्रेनिंग हुई।
जैसे वॉइस कल्चर बोलते हैं, जी। तो बस अभी तक सीख रहा हूँ। अच्छा, ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा। जैसे आपने बताया कि पहले इतने चक्कर ग्राउंड के लगाने पड़ते थे। जितने भी गायक हुए हैं, हाँ जी, वो मैंने जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर मतलब पहलवानी का शौक भी रखा है, या शरीर सौष्ठव का उनका जो वो था, वो मैंने अखाड़ा भी किया है। हाँ, मैंने बताया ना। मैं बताऊं आपको, मैं जी। सच बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, वो ये लंगोट बांध के सच्ची बात है बिल्कुल। इसमें हमारे जिस्म पे मट्टी मल दी जाती थी और अखाड़े में उतारते थे, तो फिर कुश्ती भी करनी है, वो शाम के वक्त जी। और सुबह 400 मीटर के 20 राउंड लगाने ही है। सालों तक ये सिलसिला रहा है, तो जिससे आपके फेफड़े जो हैं जी, उनमें थोड़ा ताकत आए, स्टेमिना है। इसके पीछे ये एक लॉजिक। हाँ, यही लॉजिक है। जी। आपका साह नहीं हिलना चाहिए। जी। बाज़ औक़ात जैसे सा नो सा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी जब होती है तो आपको लगता है कि आप असर कर रहे हो सामने वाले पे, ऑटोमेटिकली होता है उसको, बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपने आप डूबता है उसमें। इस साउंड का ऐसा जादू है, और साउंड ही एक जादू है पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़ा जादू है। ये हमारे डैडी ने कहा। उन्होंने कहा पता नहीं कितने तरह के जादू बताए थे उन्होंने, 64 कलाएं बताई, और उसमें काला जादू भी है जी। और काला जादू के भी सर पे चढ़ के बोलता है नाद। काले जादू को भी काट देता है नाद। ये साउंड, ये फिजिक्स है। तो मैं हमेशा म्यूजिक के बारे में जहां भी मैं जाता हूं तो कहता हूं कि भाई ये, इसको साधना तो है ये, लेकिन इसको साइंस के तौर पे देखेंगे तो इसमें फिजिक्स भी है। रेजोनेंस पर सेकंड 240, जी। दैट इज योर सी, ओरिजिनल सी स्केल, है ना। 240 बार उसको हवा में थिरकना चाहिए। अगर 242 हो गया तो वो कंसुरा हो जाएगा, 238 हो गया तो कंसुरा हो जाएगा, 240 ही होना चाहिए, तो वो आपका नेचुरल सी मिलता है। तो ये फिजिक्स है। फिर आप मैथ्स में बनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये मैथ्स हो गई। और जब ये दोनों मिलके असर पैदा करते हैं तो वो हो जाता है जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जो अभी हो रहा है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं हाँ, चूंकि गायकी की बात आ ही गई है तो मेरे दिमाग में एक सबसे पहला प्रश्न ये आया कि इतने बड़े गज़ल गायक के साथ यदि हम बैठे हैं तो हमको एक ये प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए कि जो नए लोग सीख रहे हैं जी, वो गायकी में असर, जो भाव पैदा करने का, जो फीलिंग पैदा करने का है, वो कैसे आता है, उसकी टेक्निक क्या है? अब जैसे मैं ये तुमने जीने की जो दुआ दी है, कौन से जुर्म की सजा दी है, तो हमें ये बताया था कि पहले पढ़ो। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि पढ़ने के लिए बोला उन्होंने कि पढ़ते रहो, इसको जज्ब करो। ये मुझे मिली है सुबह, तो मैंने इसको पढ़ा है तकरीबन 2 घंटे पहले। फिर इसको मैंने जिया, अपने आप पे उतारा कि तुमने जीने की जो दुआ दी है, कौन से जुर्म की सजा दी है। तो जब मैं इसमें घुस गया तो फिर मैं कंपोजिशन बनाया, और फिर कैसे लफ्ज़ों को कहना है। मैं अगर फील करूँगा, ऐसा मेरा मानना है कि मैंने अगर इसको फील कर लिया, आप ऑटोमेटिकली सामने वाली ऑडियंस फील करेगी, इसको कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होगा। ये जादूगरी है। मैंने कहा ना, जादू है ये। पर मैं उसके एक और स्टेप आगे की बात कर रहा था कि वो जो फीलिंग है, जो हमने अंदर से फील किया, उसका ट्रांसलेशन म्यूजिकल कैसे होता है? वो ये ज़रा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लिखने वाले ने जो लिखा है उसने जिया होगा डेफिनेटली इसको। अब मैंने इसको उठाया तो मुझे भी जीना पड़ेगा पहले इसको। मैं देखूंगा लफ्ज़ क्या कह रहे हैं, स्टोरी क्या है, शेर की स्टोरी क्या है, तो उसके हिसाब से राग का उन्वान करूंगा। अब मैं इसमें अगर पहाड़ी में डाल देता हूँ या कोई चंचल राग डाल देता हूँ तो उसकी रूह खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, ले चला जान, बड़ी फेमस गजल गुलाम अली साहब की। तो जब मेरा टाइम्स ने मुझे साइन किया
तो मैंने कहा जी मैं ये गज़ल गाऊंगा। तो बोले ये तो ऑलरेडी बहुत फेमस है। मैंने कहा नहीं, इसका भाव नहीं आया है। तो बोले क्या करना है आपको? मैंने कहा मैं करूंगा इसको। तो मैंने आपको बताता हूँ, जो आपने भाव की बात पूछी है, लफ्ज है जीते रहिए। लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे साथ मोहित चौहान जी हैं, तबले पर है। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा। जी। अब लोग गाएंगे बेहतर बेहतर, दिखा मैंने, लेकिन लफ्ज है बेहतर। अब ले चला जान कैसे होता है? 1 2 3 4 1 2 ले चला ले चला मेरे रूठ में जा तेरा, ले चला मेरे रूठ में जा तेरा। अब ऐसे आने से तो बेहतर था न आना तेरा, ले चला जा। तो इसमें एहसास होगा आपको भी। देखिए डॉक्टर साहब, अभिषेक जी आपने भी वाह कहा ना, जी बिल्कुल। इसलिए कहा कि वो लग रहा है कि ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना क्यों आए थे। बिल्कुल। तो एक सिंगर के साथ अगर वो अच्छा कंपोजर भी है तो इस सोने में सुहागा। बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन है। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ मैं जी। तो एक गज़ल गायक को आपने जैसे कहा कंपोजर होना ज़रूरी है, तो हो तो सोने पे सुहागा। हाँ, मैं उसको ज़रूरी मान लेता हूँ। तो उसमें कॉर्ड्स का इस्तेमाल गायकी करते वक्त वो जिसको बोलते हैं हम कि उपज कैसे आती है कि अब इस कॉर्ड्स पे हम चले जाएं, इस कॉर्ड्स पे खेल लें, या जो जिसको हम बोलते हैं कि एक हम लोग प्रैक्टिकल करते रहते हैं, गाते वक्त भी चलता रहता है वो प्रैक्टिकल, स्टेज पे भी चलता रहता है। उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती कॉर्ड्स की? भले आपने क्लासिकल सीखा हुआ है, कॉर्ड्स की कितनी नॉलेज आपको क्या हेल्प करने वाली है? बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कॉर्ड्स की जो कोऑर्डिनेशन है हमारे रागों के साथ, उसको समझने के लिए थोड़ा बारीक होना ज़रूरी है जी। क्योंकि राग के साथ वेस्टर्न को मिक्स करना ये आसान काम तो नहीं है। तो उसमें हम मेजर और माइनर बेसिकली लेकर के चलते हैं, तो उसमें भी फिर 7th भी लगता है, 9th भी लग रहा है, डिमिनिश्ड भी लग रहा है, ऑगमेंटेड भी लग रहा है। तो ये सब मेरे को मेरी ट्रेनिंग जो हुई इसकी हारमोनियम की, वो एक बहुत बड़े प्लेयर थे अकॉर्डियन के उस ज़माने के, तो उनसे मेरी ये तालीम हुई। तो हालांकि मैं 3 दिन ही गया, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा समझदार है, तो उन्होंने मुझे कॉर्ड्स के नाम बताए थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया, अच्छा सवाल किया तो इसलिए मैं जवाब भी दूंगा उसका। तो मैंने मधुकोंस एक राग है जी, मधुकोंस में मैंने मेरा टाइम्स का एक एल्बम हो रहा था एहसास, तो उसकी ये सिग्नेचर गजल कह सकते हैं इसको। सी शार्प माइनर हो गया है, या मैं बी से गा रहा हूँ अभी, लेकिन की मैंने सी शार्प माइनर ले रखी है। मेरा एहसास
चल पड़ा है कोई हवा के खिलाफ। ये शेर मैं अपने लिए कहता हूँ। चल पड़ा है चल पड़ा है, चल पड़ा है कोई हवा के खिलाफ। कुछ नतीजा, कुछ नतीजा, कुछ नतीजा नहीं है, आस तो है, कुछ नतीजा नहीं है, आस तो है, दिल जो रोया नहीं ये एक्सपेरिमेंटल काम है। बिल्कुल। अब ये नए नए बच्चे कैसे सीखें, कैसे कैसे डेवलप करें इसको? ये तो idea। पढ़ने की बात है, समझने की बात है। क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें मेजर काम करेगा, 7th करेगा या 9th करेगा तो डिमिनिश्ड भी करेगा, या कहीं राग से निकल भी जाएं, थोड़ा दूसरे पे चले जाएं। हाँ। अब जैसे मैंने इसमें मध्यम शुद्ध का भी इस्तेमाल कर लिया। जी। अब मैंने कहा ना, चलिए बेटा, सब समझते जिसको परदेसी, सब समझते सब समझते सब समझते, अब सब समझते सनम ग सनम मग सद सग मद मग सद गनि स पम सनि पम निसा निसा निसा। सब समझते जिसको परदेसी वो कहीं दिल जो रोया नहीं उदास, क्या बात है। मेरा क्या बात की है बात है जी। जितना इसमें डालेंगे घुसेंगे उतना आपको मजा भी आएगा और दूसरों को भी आएगा। कोई समय देने की बात है और दिल देने की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है जी। गुरु शिष्य परंपरा क्या है, और किसी गायक के लिए, डांसर के लिए, या कला का किसी कोई भी रूप हो कला का, उसके लिए कितना जरूरी है ये? आजकल नॉर्मली देखें तो खानदानी या घरानों को यदि अपन छोड़ दें तो ये परंपरा प्रायः लुप्त है। देखिए साहब, ऐसा मेरा मानना है। आपने सवाल किया कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, तो मेरा जवाब यही है कि गुरु शिष्य परंपरा ही सब कुछ है। ये भेद है। आप अपने किसी उस्ताद के हाथ में हाथ देते हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशंस, उसकी सोच, वो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें। उसका आंख के देखना, उसके हाथ को छूना, उसके पैरों को छूना, उसको, उसकी सोच को देखना कि उस्ताद किस तरह से बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, सुर कैसे लगाते हैं। अब ये आप वीडियो देख करके वो तो बताने वाला नहीं है आपको कि यहाँ गलती हो गई बेटा, वो थोड़ा कहेगा। वो तो कहेगा कि हाँ सुन, जितनी बार सुन रहा है मेरे पैसे बन रहे हैं। उस्ताद तो कहेगा कि ना बेटा ये गलत हो गया, इसको सही कर लो, यहाँ ये नहीं होना चाहिए।
तो उस्तादी शागिर्दी गुरु शिष्य परंपरा ही वो भेद है जिसमें उस भेद में बड़ी कामयाबी छुपी है। उस भेद में कामयाबी छुपी है। जब तक वो नहीं होगा असर नहीं आएगा। ऊपरी तौर पे ऊपरी सतह पे रहता है इंसान। उस्तादी शागिर्दी में तो फिर वो जज्बात में आता है। आपका मतलब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, या अपन साइंस की भाषा में आसान शब्दों में कहें कि वो जो एक अपन डीएनए की भी बात करते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, हाँ। वो आपका मतलब गुरु का शिष्य में जाएगा और शिष्य का फिर यस, ऑफ कोर्स जाएगा। जी। ऐसा होता है कि मैं मोस्टली मैं जब ऑफिस में हूँ आजकल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा में, लेकिन ज़्यादातर डैडी के साथ होता हूँ मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास रहूँ, इनको देखूँ, इनको सोचूं, इनको परखूं कि ये कैसे सोचते हैं। तो रोशनी मिलती है ना उस्ताद से, तो गुरु से तो रोशनी मिलेगी जी। गुरु, लफ्ज गु का मतलब अंधेरा है। अंधेरे को दूर करने वाला गुरु है। तो गु धातु से बना है, तो गुरु तो अंधेरे को दूर करने वाला है। तो उस्ताद का होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरी जाती सोच है। क्योंकि वीडियो में और टीवी में देख करके आप कॉपी करके या कैसेट से, रिकॉर्ड से, सीडी से असर नहीं आएगा। असर तो उस्ताद के सामने बैठ करके गाओगे तब आएगा। ये जादूगरी है। आप क्या मानते हैं, आजकल बच्चों में थोड़ा सा पेशेंस की कमी है? हाँ है। मतलब जैसे आपने अभी शुरू में बताया, यदि हम साधारण जब शुरुआत करते हैं तो जैसे आपके दादाजी ने और आपके पिताजी ने आपको सिखाया, तो मालकौंस से आपकी शुरुआत की। यमन से जनरली लोग एक शुरुआत करते हैं। उसके बाद सा की, जैसे आपने बोला कि तानपुरा सुनना, आज यदि बच्चों की अपन बात करते हैं, मैं उसका भी भेद बताता हूँ कि अमूमन आपने कहा यमन से शुरू करते हैं। यमन, भैरवी, ये दो रंग ऐसे हैं। हाँ। इसमें जो मंझ जाए वो मंझ जाता है, मच जाता है। लेकिन उसके पीछे राज बाद में बताया उन्होंने कि मैंने तुझे सिर्फ 5 सुर दिए थे जी। सा, गा, मा, धा, नी। इसमें खेल 6 महीने तक। यमन तो संपूर्ण है। संपूर्ण है जी। भैरवी में तो 12 सुर की इस्तेमाल की इजाजत है जी। तो 12 सुर आसान हो गए बाद में, क्योंकि 5 में अटका दिया उन्होंने। और 5 से 4 सुरों का तो कोई राग होता नहीं है जी। कम से कम 5 नोट चाहिए। तो उन्होंने मुझे दिए ही कम नोट थे कि इतने में ही खेलो, इतने में ही काम करो। सीमित सोर्सेस में काम कीजिए। यस, उसमें सीमित सोर्स में काम इतना करो, इतना खोजो उसको कि तुम्हें पता लगे कि यार ये तो अथाह सागर है। बाद में देखेंगे ऋखभ और धैवत को, पंचम को। पहले सागा मधनिसा को देखो, तो वो भी शायद एक राज रहा होगा उनका। बिल्कुल। वो तो गुरुजन जो गुणीजन होते थे वो हर चीज ऐसे बनाते थे कि कई बार ज्यादातर गुरु शिष्य परंपरा में छोटे में ही लोग शुरुआत करते थे, और घरानों की यदि अपन बात करें तो भी बहुत छोटे से ही। मैंने कहा ना, उससे पहले तानपुरा सुनो, जहाँ सुनो, बस सुनो, सुनने पे ही आ रहा था। उसके बाद तबला सुनो, ठेका लगाना सीखो जी। ठेका लगाना सीखने के बाद बस सा सा करना, आगे नहीं, सिर्फ सा, सिर्फ सा। आजकल बच्चे सा लगाना थोड़ा सा मतलब वो उसके ऊपर सीधे शुरुआत करते हैं गाने से। तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है सा का? सा प्राण, सा का और तानपुरा जो सुनने की आपने बात करी, सा प्राण है साहब संगीत का, और उसका हम सफर है पंचम। मध्यम भी है, शुद्ध मध्यम। उसका हम सफर कहने का मकसद मेरा यह है कि हर चीज का जोड़ा है। तो सा तन्हा तो नहीं होगा, उसका कोई तो दोस्त होगा, तो उसका पंचम दोस्त है। क्योंकि आप अभी ये सा मैं अगर कर दूंगा सिर्फ, तो आपको पंचम ऑटोमेटिकली सुनाई देगा। अगर बारीक कान है आपके तो पंचम ऑटोमेटिकली सुनाई देगा। और आगे मैं बढ़ूंगा तो गंधार शुद्ध भी आपको नजर आएगा। तो ये जो वेस्टर्न कॉर्ड फॉर्मेशन जो है सागा पा की, उसके पीछे राज यही है कि सा स्वयंभू पंचम भी दिखा रहा है और गंधार शुद्ध भी दिखा रहा है। तो वो कॉर्ड फॉर्मेशन आपको कानों को अच्छा लगता है। हम इक्वली टेम्पर्ड स्केल बोलते हैं ना,
जो सिस्टम सारेगामा का है, शुद्ध सुरों की बात कर रहा हूं, जो सिस्टम सारेगामा का है वही सिस्टम पाधा निसा का भी है। सारेगामा वही है, टेट्राकॉर्ड हो गया। वही है। तो इसको इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहा, और इसलिए कहा कि ये सुहाता है कानों को, बिल्कुल। अच्छा लगता है। तो जब आप सारेगामा में खेलते हो तो वही पधानिसा में भी खेल लो। लोगों को लगेगा कि पधानिसा कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो आप सारेगामा ही कर रहे हो। जी जी जी। इधर अगर मैं मध्यम को पकड़ता हूं तो मध्यम का दोस्त कौन होता है? उसका हमसफर ऊपर वाला सा हो जाता है। उसका हमसफर कौन बनता है? ऊपर वाला सा, वो पंचम हो जाता है उसका, तो उसका भी हमसफर है। इसलिए ये भी कोऑर्डिनेशन बैठता है मध्यम का भी। जी, मेरे दिमाग में प्रश्न ये आया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो श्रुतियों का कॉन्सेप्ट था, और इक्वली टेम्पर्ड स्केल जब आ गया तो वो श्रुति तो हमारी बाधित हो गई। हाँ हुई ना। तो उससे हमारा श्रुतियों को कितना नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ डॉक्टर साहब। मैंने अच्छे प्लेयर्स देखे हैं, ये दे दिया ना साथ में बैलो, हवा, हवा से जाता हवा है, से खेल लेते हैं। बिल्कुल। इससे कंट्रोल कर लेते हैं। वो श्रुतियां ऐसे दिखा देते हैं। अब जैसे सा रे नी सा रे ग मा रे नी सा रे ग नी सा। तो श्रुति में खेल रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल। बैलों से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, हवा से, धौंकनी से। लेकिन नया आदमी नहीं समझ पाता। अब वो नया तो नहीं समझेगा, इसको टाइम लगेगा। उसका वक्त लगेगा साहब। उम्र निकाल दी इसमें, अभी भी लगे हुए हैं। आप से चर्चा हुई, आपने बताया कि आपने बीच में मशहूर गज़ल सिंगर मेहंदी हसन साहब से भी आपने कुछ तालीम हासिल करी शायद। हाँ, तो उनसे जब आप सीख रहे थे, उस समय का कोई ऐसा वाकया हो जो आपको अभी तक याद हो? मैं उनसे जिंदगी में 3 बार मिला हूँ। एक बार बॉम्बे में, एक बार सबसे पहले दिल्ली में, एक बार जयपुर में। और उन्हीं के पास, उन्हीं के रूम में मैं रहता था। वो मुझे कहते थे कि रोशन मेरे साथ ही रहेगा। तो यासिन दूसरे रूम में, उनके बड़े बेटे थे तारिक हसन, उनके साथ मोहम्मद हुसैन साहब हारमोनियम वाले, पीर बख्श साहब तबले पे। ये एक जोड़ी थी। देखिए कैसा दौर था, सिर्फ बाजा और तबला। बिल्कुल। और उसमें उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि वो एक नज़ीर है रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी वो एक नज़ीर है, मिसाल है। और रंग में रह के, रंग से आउट नहीं। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आप कैसे डिफाइन करेंगे इनको? बेगम अख्तर साहिबा, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब। एक बच्चे ने मेरे अंडर में PhD की है गज़ल गायकी के संभावित 4 घराने। तो मैंने उससे यही पूछा था कि क्या लगता है तुमको? मुझे तो मालूम था, खैर मैंने उसकी मदद की। तो मुझे जो समझ में आता है, गज़ल क्वीन बेगम अख्तर साहिबा मुजरा नुमा गज़ल है। वो कौन सी है? मुजरा नुमा। गुलाम अली साहब ठुमरी नुमा गज़ल है जी, उछाल लिए हुए। मेहदी हसन साहब ख्याल और ध्रुपद का अंग है। जी बिल्कुल। वो बड़ा ख्याल भी दिखा रहे हैं, छोटा ख्याल भी दिखाते हैं, है ना, एक ही रंग में रहते हैं। और जगजीत सिंह साहब ने इनोवेशन किया है गज़ल के साथ, नो डाउट, और बड़ा खूबसूरत किया है जी, बहुत ही लाजवाब। कई कंपोजिशंस तो उनकी ऐसी हैं कि मैं जब गाता हूँ तो मैं भी उतर जाता हूँ, उसमें खो जाता हूँ। ख़ास तौर से कुछ नज़में उन्होंने जो कंपोज किए हैं, बेमिसाल है। जैसे कोई एक बताना चाहें? जी, जैसे ये नज़्म जगजीत सिंह साहब की मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। तेरी खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। अब इसका कॉर्ड फॉर्मेशन भी देखिएगा आप डॉक्टर साहब, अभिषेक जी। तेरी खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे
जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे मैं जलाता जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दिन जिन बनाए रखा, तेरी खुशी बसंत खत मैं जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन तो कभी रात उठ कर लिखे, तेरे खत आज मैं, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग लगा आया। क्या बात है, वाह, तो ये कहानी है और क्या खूबसूरत कंपोज किया है। बहुत जी, जी। खूबसूरत। तो कहानी तो ऐसे ही बयान करनी चाहिए कि उसमें कसरतबाजी नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसे कल मैं अपनी एक नज्म सुना रहा था आपको, जाने जाना मेरी चले बिल्कुल आओ। बिल्कुल, मैं अभी उसकी फरमाइश करने ही वाला था। जी। तो मेहंदी हसन साहब के साथ जब आप रहे या आपने उनसे उनके समय का कोई वाकया या आपने जब मुझे एक वाकया याद है जी। विभू भैया, मैं शायद 9-10 बरस का था और हमें एक धर्मयुग मैगजीन आती थी, हाँ। धर्मवीर भारती साहब की। जी जी उसमें उनका इंटरव्यू छपा था, तो उसमें लिखा था कि मैं बाबर हूँ, हम लोगों का कलावंत है, हम बाबर हमारा गोत्र है। जी और जो हमारे खानदानी नाम है, जैसे तानसेन जी के यहाँ से बिलास जी, फिर खुमार खां हुए, खुमार निहाल सेन हुए, खुशहाल सेन हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो गावा है क्या, डैडी से बोले कि हाँ भाई साहब गाता है। तो मुझे याद है वो भी एक नज्म थी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तो मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि मारवाड़ी में बोले, बा आवा है कहता ना कैसे छुपाऊं राजे गम। तो हमारे डैडी का ऐसे होता था इशारा, जैसे पहलवान करता है ना कि खड़ा भाई छोड़ो। तो जो एक तान है उसमें जब मैं मार के आया तो बोले हाँ यार यो बाबर यो है असली, इन तो मैं आगे लेके जाऊंगा, अच्छा पाकिस्तान इसको साथ लेके हाँ जाऊंगा। भाई इसको साथ लेके तो जाएंगे। डैडी ने कहा कि नहीं। बोले यार तेरे 3 बेटे हैं, एक चला जाएगा तो क्या है। बोले मैं हिंदुस्तान में ही रहेगा, ये जो भी होगा इसका हिंदुस्तान में ही होना है। फिर उन्होंने मुझे कुछ बारीक बातें बताई। मैं नीचे सो जाता था और वो अपने जैसे बेड पे सोए, तो हाँ बेटा लगाओ जरा, तो सा लगाया। तो कुछ बातें उन्होंने मुझे ऐसी बताई जो मेरे इतने काम की निकली हैं विभू जी कि वो दिमाग रोशन हो गया।
वो ऐसे तो शेयर कर नहीं सकता मैं चैनल पे, जी जी जी। है ना। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सिस्टम में लेकर के आए। वो मैं डैडी से नहीं पकड़ में आता, उनसे पकड़ में आ गया मैं। उन्होंने ऐसा पकड़ के मेरे को सीधा कर दिया कि भाई ये है, ऐसे चलते रहो। और वो शायद यही था कि रंग खराब मत करना, कभी भी लफ्ज खराब मत करना, वोविल खराब मत करना। अगर गजल गा रहे हो तो बात भी करो तो लगे कि आप गजल गा रहे हो। क्या बात। तालीम जब आप हासिल कर रहे थे जी। अलग अलग गुरुओं से अपने घरानों में, आपको कैसा कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, या इसको छोड़ देना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? ऐसा कभी मौका आया ही नहीं, नेवर। हमें तो ये था कि यही करना है। जब कभी पनिशमेंट मिलती रही हो, कुछ ऐसा होता रहा हो? आपने कहा कि कभी ऐसा दिल हुआ कि इससे जब पनिशमेंट भागे मिली या कभी? कोई पनिशमेंट मिले, तो पनिशमेंट तो मिली थी, सब मिलती थी, आज भी मिलती है, लेकिन भागे नहीं कभी। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि डैडी ने उस लेगेसी को आगे नहीं लेके गए। वो जो लेगेसी खान साहब, जमाल खान साहब मेरे दादाजी के पास थी, और जगजीत सिंह उनके शागिर्द थे, उन्होंने दुनिया में इतना नाम किया। छोटे मोटे आदमी तो नहीं थे जगजीत सिंह जी भी, उनका एक अंदाज था, और वो पूरा शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। वो ऐसे नहीं दुनिया उनको सलाम ठोकती है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि इनसे गलती हुई है, और ये मुझे चाहते हैं कि मेरा रोशन मेरे खानदान को वापस से रोशन एस्टेब्लिश करे। तो वो कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन टाइम भी आपके पास भी और हमारे पास। मेहंदी हसन साहब की कोई चीज़ सुनना चाहेंगे आपसे, जो आपको सबसे अच्छी लगती है? अच्छा, उनकी तो हर चीज़ नहीं, नायाब है, कोई दो राय नहीं इसमें, पर जो आपको सबसे बढ़िया लगती हो, अच्छी लगती है। खान साहब, मेहंदी हसन साहब के बारे में क्या कहूँ, वो तो एक ऐसा सितारा है जिससे हम सारे रोशनी लेते हैं। उनकी कोई भी कंपोजिशन कमज़ोर नहीं है, पूरा रंग में है। लेकिन एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल उन्होंने कुछ किया है, तो मैं शक्ल तो मधुबंती की रहेगी, लेकिन कैसे उन्होंने वही, आपने कॉर्ड्स के बारे में बात की, तो कैसे इस्तेमाल हुआ इसमें, डिमिनिश्ड कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ग नि सा ग म प म ग रे नि सा ग प प नि सा ग म प रे ग म प ग म ग ग सा। क्या बात है। तेरी खुशी से अगर, ओ तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी न ख्याल यार
सलामत तुझे खुदा रखे। इनका कहने का अंदाज देखिए, एक एक मोती की तरह बिल्कुल। शब्द आता है। ख्यालिया ख्यालिया सलामत तुझे खुदा रखे, तुझे खुदा रखे रखे। तेरे बगैर यहाँ घर में रोशनी नहीं, तेरे बगैर रोशनी नहीं, तेरी तेरी खुशी। क्या बात, बहुत 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 खूब। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है, जी। और वो अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो संगीत में कुछ काम कर रहे हैं, जी। बच्चे, नए उम्र के, कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा समय संगीत को दे सकते हैं या दे सकने की स्थिति में है, और कुछ ऐसे भी हैं जो शौकिया काम करते हैं, शौकिया गाते हैं। जी जी शौक भी एक बड़ी चीज़ है क्योंकि वो सुनते भी हैं। जी। इन दोनों के लिए इनका रियाज का पैटर्न क्या होना चाहिए, यदि आप बता सकें तो मेहरबानी हो। इसमें दो चीज़ें हैं। जो शौकिया जैसे लोग रखते हैं, जैसे कैरियोके पे आजकल लोग आते हैं, लफ्जों को सही बोलना, सुर में रहना, दो, तीसरा क्लिक का ध्यान रखना। जो आदमी क्लिक पे नहीं रहता है उसको हम बेअदबी मानते हैं। जी। जहां गिरना है वहीं आके गिरना है, जिस लफ्ज को जहां आके गिरना है उस क्लिक पे आके गिरे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप काम कितना भी करें उसमें, लेकिन वो क्लिक पे अगर नहीं गिरते आप, तो फिर आप मीटर में नहीं है, आप जी। आउट हैं, सिस्टम से आउट हैं आप। आमद परफेक्ट होनी चाहिए। आमद परफेक्ट होनी चाहिए और उसी पॉइंट पे होनी चाहिए। जी। बस ये तीन बातें हैं। शब्द सही बोलना है, सुर में रहना है और क्लिक का ध्यान रखना है। मैं बात रियाज की कर रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि कैरोके में जो गाते हैं वो ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत शास्त्रीय संगीत कैरियोके वाले तो फिर ऐसा है ना कि लेकिन जो वाकई संगीत से प्रेम करते हैं, तबले हारमोनियम पे गाते हैं, सुर में रहते हैं, और लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता अपनी नौकरी के चलते, अपने किसी और चीज़ के चलते, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो काम लगातार करते हैं संगीत में, उनका रियाज का पैटर्न। मेरा ये मानना है कि जो आप फिल्मी गाना जैसे आपने जी उठाया है, जी। तो सबसे पहले उसके राग के बारे में उस्ताद से पूछे कि राग क्या है साहब ये, और उस राग में थोड़े दिन विचरण करें, कुछ तो भी काम करें, सरगम कर लें, पलटा कर लें। जैसे यही मैंने आपको बताया, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। रस्मे उल्फत क्या बात। अब मैंने कहा सुर, शब्द, क्लिक। रस्मे उल्फत थोड़ी, अब मैं ऐसे कर दूं, रस्मे उल्फत, ये गलत हो गया। रस्मे उल्फत थोड़ी कैसे रस्मे उल्फत कैसे। आगे क्या है आप
आप जरा बताएं। कोई कैसे हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे? को बचाए कैसे। क्लिक का ध्यान रखना है। रस्म उल्फत को निभाए कैसे। हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे। रस्म हमने क्या सुना है कि आपको किशोर कुमार काफी पसंद है। किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर है साहब। बड़े आपने बहुत अंदर की बात कही है। मुझे दो आदमियों से बहुत मोहब्बत है, जनाब मेहदी हसन साहब, जगजीत अंकल और किशोर साहब। अगर बॉलीवुड की बात करें तो मैं उनका दीवाना हूँ, उनकी एक्टिंग का भी मैं दीवाना हूँ। मुझे आप यकीन जानिए कि मैं अभी भी मेरे अंदर का बच्चा जो है वो साधु और शैतान देखता है। उनकी मशहूर फिल्म है। और मैं देखता हूँ हाफ टिकट। तो किशोर साहब का मैं इसलिए भी फैन हूँ कि उन्होंने, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा बॉलीवुड में मुझे किशोर साहब बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत मोहब्बत करता हूँ। शख्स ने जो भी गाया है बहुत दिल से गाया है। कुछ तो लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग जगत की ऐसी, हर एक सुबह की शाम तू कौन, तेरा नाम क्या। सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग। अब हमने भी एक बात इसमें रखी है अपनी। वाह, सुनिएगा डॉक्टर साहब। सर सर सर। हर दिल में किसी की चाहत है, हर दिल में किसी की मूरत है। क्या बात है। हर दिल में किसी की चाहत, हर दिल में किसी की मूरत है, जिसे पा न सके तुम दुनिया में, वो कोई ऐसी मूरत है, कोई माने या न माने, पर तुम दिल से कहो सच है। क्या बात है। कुछ तो लोग। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब। और चलते चलते बस मैं एक चीज चाहूंगा कि आपने कल रीवा में कार्यक्रम किया, हमारे शहर में कार्यक्रम किया। रीवा वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ही कहता हूं कि मध्य प्रदेश जो है वो कल्चरल स्टेट है इंडिया का। वाह। सांस्कृतिक राज्य मैं बोलता हूँ इसको। ये सूबा ऐसा है
यहाँ एक्टिंग, शब्द, मौसीकी, रंग, प्रकृति, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ के लोग भी हैं, सच्ची बात यह है। और मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में जितना मुझे रीवा से मोहब्बत मिली है, उतना शायद हिंदुस्तान के किसी कोने से ये मुमकिन ना हो सका, इतनी मोहब्बत मिली है। और जब रीवा की बात आती तो रीवा से तो चूँकि मेरा जुड़ा हुआ है, ख़ानदान रीवा से है, तो रीवा के लिए मोहब्बत भी है। और वही मोहब्बत मुझे रीवा के लोगों से मिलती भी है जब भी आया हूँ यहाँ। कल भी आपने देखा होगा कि मुझे प्यार करने वाले जो लोग हैं वो सारे वहाँ मौजूद थे, क्योंकि नेचर ने, देखिए प्रकृति का बड़ा असर होता है किसी भी शहर के ऊपर। सराउंडिंग्स देखिए रीवा की, वो आपको प्रेरित करती है रंग के लिए, लिखने के लिए, सुर के लिए, एक्ट करने के लिए, डांस के लिए। तो जब प्रकृति ही यहाँ पर मग्न है सुरों में, यहाँ के लोग तो सुरों से उनका तो सरोकार होगा, और जब सुरों से उनका सरोकार है तो हमें मोहब्बत मिलती है। बस इतनी सी बात है। बहुत 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 खूब। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हमारे मैं शब्द सांची का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैंने इस चैनल को देखा है, इसमें और भी दीगर मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। शब्द सांची विभू सूरी साहब मेरे सामने हैं, डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी मेरे सामने हैं, मोहित चौहान आज मेरे साथ तबले पे थे। मैं तमाम रीवा वासियों का, तमाम देशवासियों का और तमाम मौसीकी के प्यार करने वालों को, तमाम दुनिया में सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपका भी और डॉक्टर आपका भी। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर रोशन भारती, जिनको आपने सुना, उनका अंदाज़ बयां सुना, उनकी गायकी सुनी। रोशन भारती जी के बारे में आप सबको यूं पता ही होगा, पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर भारती शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत में 32 वर्षों का अनुभव रखते हैं। आज डॉक्टर भारती आर्ट्स कॉलेज कोटा राजस्थान में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सेंट्रल ऑडिशन बोर्ड के सबसे कम उम्र के सदस्य भी रहे हैं। आपकी भारतीय नोटेशंस में भी पुस्तकें लिखी हुई हैं और आपको कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसमें सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर द्वारा हिंदी गौरव रत्न सम्मान भी शामिल है। तो शब्द सांची आपके पास, आपके लिए ऐसी शख्सियत लेकर आता रहता है हमेशा, और हमारी टीम लगातार ऐसे लोगों को, प्रेरक व्यक्तित्व को खोजती रहती है, जिनको हम अपने स्टूडियो में ससम्मान बुलाएं, उनसे कुछ बातें करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें और आपको भी उनकी ज़िंदगी और उनका जो प्रोफेशन है उसके बारे में जानने का अवसर मिले। तो अगले किसी ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।